सो 201 से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है द शॉर्ट की बैरियर डायोड हैज़, तो इसके पास कोई भी पीएन जंक्शन नहीं होता, ये याद रखेंगे, और इसको हॉट कैरियर डायोड भी बोलते हैं शॉर्ट की बैरियर डायोड को। ओके, नेक्स्ट आ जाए 201 पे, सॉरी 202 पे। द डायोड देन कैन बी यूज फॉर हार्मोनिक जनरेशन, तो हार्मोनिक जनरेशन के लिए कौन सा डायोड हमारा इस्तेमाल हो सकता है, तो वो हमें लिखना है, दैट इज़ वैरेक्टर डायोड। तो इस तरीके से मतलब सीधे जैसे ये आरआरबी जेई और बीएसएनएल के टीटीए हमारे एग्जाम में टेलीकॉम ऑफिसर करके असिस्टेंट करके 2 बार आ चुका है, मतलब इन 2 एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इसी तरीके से एमसीक्यू जो हैं, ये जो जितने भी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा एमसीक्यू इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ सकता है। तो गेट के अलावा लगभग सारे एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे एमसीक्यूज हमारे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं तो वैरेक्टर डायोड, और इसको कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हार्मोनिक जनरेशन में, एफएम मॉड्यूलेशन में और मिक्सर में, ये सब जगह पे वैरेक्टर डायोड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हार्मोनिक जनरेशन में कौन यूज़ होता है, वैरेक्टर डायोड। हमारा काम क्या है, हमें बस, तो हमारा काम क्या है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन सेट हो जाए कि वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है कि कौन हमारा हार्मोनिक जनरेशन कर सकता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, तो हमारे दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि अच्छा वैरेक्टर डायोड। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने वाला कोई स्कोप नहीं है, केवल रटने वाली चीज़ है कि चाहे ये याद आ जाए। अब जैसे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो ये मैंने डिटेल में लेक्चर में कवर किया है, ओके, जो स्टडी फ्रॉम नोट्स वाला है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें डिटेल में है कि सेंटर टैप के पास जो पीआईवी वैल्यू होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो हमारा 2 वीएम होता है। ओके, हाफ वेव के पास वीएम होता है और फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन ब्रिज टाइप में भी वीएम होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम यूज़ नहीं करते, इसका ड्रॉबैक है। तो इन्होंने वीएम की वैल्यू दी है 100 वोल्ट, 2 वीएम हमसे पूछा है, या मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स बायस डायोड, इसी को पीआईवी बोलते हैं। ओके, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स बायस डायोड। तो पीआईवी पूछा है हमसे 2 वीएम, तो वो हमारा 200 वोल्ट हो जाएगा। फिर बात आई कि द मीन फ्री पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद प्योरिटी के साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का मीन फ्री पाथ हम क्या बोल सकते हैं। सो ये रिलेशन पूछा है कि घटेगा या बढ़ेगा प्योरिटी बढ़ाने के साथ, मतलब डोपिंग कम करने के साथ। डोपिंग कम करेंगे तो लेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और लेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारा लेस ट्रैफिक होगा, ये रीज़न है इसका। तो मीन फ्री पाथ जो है हमारा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा पाथ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। ये हो गया। उसके बाद अवलांचे डायोड जो होता है किस पर निर्भर करता है। ओके, तो ये तो हिंदी में पूछ दिया, तो इसको तो कट कर देते, इसका कोई मतलब नहीं है। पर आरआरबी जेई में जैसे ये हिंदी में ही पूछता 2015 में। उसके बाद 209 पे आता है फुल वेव रेक्टिफायर फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। तो ये कुछ तरीके के एमसीक्यूज हैं जो मतलब रट जाने चाहिए, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर। तो ये चीज़ें एमसीक्यू पढ़ने से अच्छा रहता है, रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो 1.11, और वैसे फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस इज वीएम अपॉन √2 और एवरेज इज 2 वीएम बाई पाई। और ये फुल वेव के लिए 2 वीएम बाई पाई है, वरना वीएम बाई पाई होता है हमारा एवरेज वैल्यू हाफ वेव के लिए। तो इस हिसाब से 1.11 आ गया हमारा फॉर्म फैक्टर। ओके, कम होता है और हाफ वेव का हमारा इससे ज़्यादा होता है। तो ये हमारा फॉर्म फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का 1.11। फिर आते हैं 206 पे कि इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज क्लोज टू। पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल किसके पास होगा, तो अगर हम ये बनाए अपना कंडक्शन बैंड बनाए, तो पी टाइप की बात है तो फर्मी लेवल हमारा इधर होगा वैलेंस बैंड के पास। तो किसके पास होगा, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड के पास होगा। ओके, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अगर कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अगर पी टाइप की बात कर रहे हैं तो फर्मी लेवल यहाँ होता है, और एन टाइप की बात करते हैं तो फर्मी लेवल हमारा बिलो कंडक्शन बैंड होता है। और अगर हमारा जो नॉर्मल इंट्रिंसिक है तो वो एकदम मिडिल में होता है। कंडक्शन और वैलेंस बैंड की ये जो डिस्टेंस है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में हमारा EFI होता है इंट्रिंसिक का। ओके, तो ये चीज़ है। तो कंडक्शन के लिए इसके ऊपर और वैलेंस के लिए इसके ऊपर, सॉरी कंडक्शन के लिए इसके नीचे, कंडक्शन बैंड की जो बॉटम पार्ट है उसके जस्ट नीचे होता है। और हमारा वो तो एन टाइप हो गया। पी टाइप के लिए वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। तो पी टाइप के लिए ठीक है, इससे 2 MCQ बनते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कहाँ होगा, तो वो होगा बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड में, और पी टाइप के लिए टॉप ऑफ वैलेंस बैंड में। उसके बाद 210 पे आते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल दिया है पूरा। यहाँ पे मेन चीज़ क्या यूज़ हो रही है, ये न्यूमेरिकल को पढ़ने में, इसका आंसर देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, 34 माइक्रोमीटर में पूछा है।
हमें फार्मूला याद रखना है। तो डिप्लीशन विद हमसे यहाँ पूछे, डिप्लीशन विद का ये फार्मूला होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको Na गिवन है क्वेश्चन में, Nd गिवन है, ओके, और Q तो पता ही है, ये साई भी पता ही है हमें, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है Nd गिवन है, बाकी इससे निकाल लेंगे, हमें बस रिवाइज करना है, ये भी रिवीजन के लिए। Nd इतना दिया है, Na इतना दिया है, और फाई हमें 0.9 वोल्ट दिया है। ओके, फाई क्या है? रिवर्स वोल्टेज, फाई इज रिवर्स वोल्टेज, तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, रिवर्स वोल्टेज है। उसके अलावा एप्साइलन और एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर जो है, तो एप्साइलन क्या होता है? जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होती है, और एब्सोल्यूट दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा 8.85 इंटू 10⁻14 इंटू 11.7, इसका मल्टीप्लाई करके, और ये भी रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्वेश्चन में दी है। रिलेटिव इंटू एब्सोल्यूट को मिलाते हैं जब, तो हमारा एप्साइलन बनता है, जब हम एप्साइलन नॉट और एप्साइलन आर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11.7 क्वेश्चन में दिया था, 10.9 क्वेश्चन में दिया है, 10 और 10 क्वेश्चन में दिया है। इस सब का यूज़ करके लेंथ ऑफ डिप्लीशन विद, या डिप्लीशन विद का मतलब वही विद बतानी है हमें, डिप्लीशन रीजन की वो हमें बतानी है। तो ये फार्मूला लगाया 2 साई फाई अपॉन क्यू, और इस तरीके से। तो जो भी वैल्यूज़ गिवन थी वही हमने यहाँ इस्तेमाल करी है पूरी। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, इस एप्सिलॉन को सॉल्व कर लेंगे, वो लगा देंगे। ओके, 2 और ये हमारा चार्ज की वैल्यू, ये हमारा रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू, और ये हमने इसको ऊपर कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे 34 माइक्रोमीटर। अब क्या आता है, जिसका एनालिसिस करें थोड़ा सा, तो ये देखने में कैसा है? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, क्या है, बट मेन चीज़ है ये फार्मूला अगर याद है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए अगर फार्मूला याद है। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इसी वजह से ये AE के एग्ज़ाम में आया था। 2016 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन UP PCL में आया AE के एग्ज़ाम में। तो ये फार्मूले को तुरंत नोट करके, और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिप्लीशन विद का। देखो क्वेश्चन बड़ा है, हार्ड है, AE के एग्जाम में आया, बट फिर भी सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। 207 पे आते हैं। अज्यूमिंग दैट डायोड इन द गिवन सर्किट इज आइडियल, द वोल्टेज V0 इज, ये डायोड आइडियल है मान लो, और V0 हमसे वोल्टेज इस 2 ओम के उसमें पूछा है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डायोड आइडियल है और ये 4 वोल्ट का वोल्टेज है। तो पहले इस जगह पे हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। किस जगह पे, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि हमारा डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। ओके, ये सही तरीका नहीं है जो नीचे दिया, हमें इस पॉइंट पे निकालना होगा। अब इन्होंने निकाला और ये डायोड ऑन हो गया। ओके, डायोड ऑन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद फिर हमें इस डायोड को ऑन माना, तो हमने इस रेजिस्टेंस को ऐसे ले लिया और इसके थ्रू निकालना था, और ये हमें अलग से दिया 1 ओम, तो इनका हमने पैरेलल ले लिया। तो 2 और 2 पैरेलल 1 बन गए, और 1 और 1 बन गए, कितने बन गए? ये 2 बन गया। तो 2 एम्पियर करंट आ गई। अब 2 एम्पियर करंट जा रही है इस जगह से, 2 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में है, तो वो इस ब्रांच में या इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, तो 1 और 1 एम्पियर करंट चली जाएगी। तो ये 1 एम्पियर करंट और ये 2 ओम हमारा मिला के क्या बना देगा? 2 × 1 2 वोल्ट वोल्टेज बना देगा। तो ये चीज़ है, जो 4 वोल्ट वोल्ट है, 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बना सकते हैं। यहाँ पे देखो डायोड का कोई ज़्यादा काम नहीं था, नेटवर्क का क्वेश्चन था, बट ये है कि डायोड ऑन होगा कि नहीं होगा वो हमें बताना है। तो उस वजह से ये ऑन हो जाएगा, क्यों? उसका भी रीज़न है, ये डायोड का P पार्ट ऊपर है, N नीचे है। अगर ये 4 वोल्ट डिवाइड भी हो रहा है यहाँ पे दोनों में, ओके, डिवाइड हो रहा है अगर, तो भी ये हमारा P के लिए ज़्यादा ही होगा। मान लो 1 वोल्ट है और 1 वोल्ट है, नीचे 0 वोल्ट है, डायोड तो हमारा ऑन हो ही जाएगा। हाँ, जहाँ पे ये 4 वोल्ट की जगह हमारा AC वोल्टेज देते हैं, वहाँ पे फिर क्लिपर, क्लैम्पर, पीक डिटेक्टर, वोल्टेज डबलर, इस सब का कॉन्सेप्ट लग जाता है। फिर जीनर डायोड आर यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। देखो जीनर डायोड का जहाँ भी जिक्र होता है, इसके रिलेटेड बहुत सारे MCQs बने हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर ही आंसर होता है। 211 पे आते हैं। कंसिडर अ PN जंक्शन इन विच P साइड इज 10 टाइम्स मोर हैवीली डोप्ड देन द N साइड, द डिप्लीशन रीजन वुड एक्सटेंड। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके का है और नॉर्मली ऐसा मतलब पढ़ते नहीं हो, पूछा जाता है। इन्होंने ये कहा है कि हमने डोपिंग करी, P साइड में हमने 10 गुना ज़्यादा डोपिंग कर दी N साइड से, जो डिप्लीशन रीजन है वो किस तरफ एक्सटेंड होगा। मतलब इन्होंने कंपैरिजन करने की बात करी है कि एक आपने ले लिया नॉर्मल, इसमें PN जंक्शन आपने बना दिया, ओके, ये P है ये N है, तो ये बराबर बराबर है, ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है।
फिर आपने क्या किया कि एक और लिया, उसमें भी जो नॉर्मल केस में तो पीएन जंक्शन कुछ ऐसा होता है, बट यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पी पॉजिटिव मतलब पी में 10 गुना ज़्यादा डोपिंग कर दी। तो ये जो रीजन है, अब इसकी बाउंड्री एक्सटेंड किस तरफ होगी, पी की तरफ ही होगी या एन की तरफ होगी। इस डायग्राम को देख के समझेंगे तो ये एन की तरफ ज़्यादा होगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि अपोजिट साइड में हमारा एक्सटेंड होता है, ये एन की तरफ, तो हमारा डिप्लीशन रीजन अब कुछ ऐसा हो गया, एन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो विद बचेगी पी की खुले रीजन की और एन की, तो पी की ज़्यादा विद होगी। तो ये जो पॉजिटिव होने से पी पॉजिटिव हुआ तो एन की तरफ ज़्यादा हमारा डिप्लीशन रीजन एक्सटेंड होता है, ये मेन चीज़ है। और पी की साइड कम, तो मोर टुवर्ड्स द एन साइड एंड लेस टुवर्ड्स द पी साइड। और इसका रिलेशन भी कि डिप्लीशन विद लेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग है। अगर आप जिधर डोपिंग करोगे उसके अपोजिट साइड जाके बढ़ेगा आपका इन्वर्जन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन। उसके बाद आते हैं एन पीएन जंक्शन डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू। तो पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर बनती क्यों है, किस वजह से बनती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर की वजह से, जो हमारे मेजोरिटी कैरियर डिफ्यूज हो जाते हैं। पीएन जंक्शन के बनने का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, तो यहाँ तो डिटेल में नहीं हो पाएगा पर दूसरे लेक्चर्स में है। तो ये जो आयंस बने ये हमारे, अभी मान लो ये पी जंक्शन है, ये एन है, इनको जैसे हमने कनेक्ट किया एक साथ, तो ये आयंस है हमारे, ये नेगेटिव आयंस है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव आयंस है जिन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इन पे चार्ज है तो ये रिकम्बाइन हो जाता है, ये बोले तो होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाते हैं। जैसे जैसे रिकम्बाइन हो जाएगा तो केवल ये आयन बचेगा। तो देखो यहाँ पे ये नेगेटिव आयंस बचे इस साइड और इसी के अपोजिट यहाँ पॉजिटिव आयंस बचे इस साइड। इनके ऊपर के जो चार्ज थे वो रिकम्बाइन कर गए, एक लगातार एक एक करके रिकम्बाइन करते हैं। इस वजह से यहाँ ये पीएन जंक्शन बन गया। इस वजह से पीएन जंक्शन बनता है, जैसे पीएन डायोड पीएन जंक्शन एक ही बात है। तो डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर की वजह से बनते हैं। देखो पी साइड में मेजोरिटी कैरियर क्या है, होल। पी साइड में मेजोरिटी, पी साइड है, इसमें मेजोरिटी कैरियर क्या है, होल। और एन साइड में मेजोरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इनके डिफ्यूज हो जा रहे हैं एक दूसरे में, डिफ्यूजन की वजह से हमारा पीएन जंक्शन बन रहा है। तो ये था पीएन जंक्शन क्यों बनता है। फिर आते हैं 215 पे, व्हाट इज द टर्म कॉइन्ड फॉर द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन अ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। अगर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म किसकी वजह से हुआ है, उसको क्या नाम देते हैं। देखो दो तरीके के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं, मेन अवलेंच और जीनर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि इनके बीच में छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आप लाइटली डोप की बात कर रहे हैं जैसा कि ये, तो आप एवलेंच ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। और जहाँ आपने हैविली डोप की बात करी वहाँ पे आपका जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, हैविली डोप के लिए हमारा जीनर ब्रेकडाउन होगा। बट यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि जो एवलेंच ब्रेकडाउन होता है वो आपकी ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज पे जाके होता है, इतना जल्दी नहीं होता, और फिर वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके नाम से ही समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा है, बट वो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन के लिए होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। इससे दो एमसीक्यू बन सकते हैं कि हैवली डोप्ड के लिए कौन सा ब्रेकडाउन होगा और लाइटली डोप्ड के लिए कौन सा ब्रेकडाउन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तो 213 पे, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट आइडियल डायोड शुड हैव। आइडियल डायोड के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हर एमसीक्यू एक ना एक चीज़ सिखा रहा है। तो जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में। मतलब आइडियल डायोड को क्या मतलब है कि फॉरवर्ड बायस में वो एज ए सिंपल वायर मतलब शॉर्ट सर्किट काम करे, कंडक्शन करने में हेल्प करे, उसके थ्रू करंट फ्लो कर सके, तो उसका जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब एक ऑब्वियस सी बात है, इसमें कॉमन सेंस लगता है केवल। और रिवर्स बायस में हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल कंडक्शन को ना होने दे, बिल्कुल भी नहीं होने दे, कोई भी लीकेज करंट भी नहीं। तो इससे हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटली लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड में ये होना चाहिए, रिवर्स में होना चाहिए, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल डायोड की। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन कंपेयर टू अ सिंगल डायोड विद स्टैंड। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक कॉम्बिनेशन दो डायोड का जब उनको पैरेलल में जोड़ते हैं और एक सिंगल डायोड, तो दो डायोड का कनेक्शन जो पैरेलल में है वो सिंगल डायोड के कंपैरिजन में ज़्यादा करंट को विदस्टैंड कर सकता है या नहीं, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है कि ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। अगर आपने पैरेलल में जोड़ा है दो डायोड को, ओके पैरेलल में जोड़ा है, तो जो सिंगल डायोड जितनी करंट झेल सकता था उसकी दुगनी वैल्यू अब ये झेल सकता है। क्यों, एक ऑब्वियस सी बात है, करंट तो पैरेलल में क्या होगा, करंट पैरेलल में डिवाइड नहीं हो जाएगी। जब डिवाइड हो जाएगी तो हाफ करंट जा रही है, तो फिर ये दुगनी वैल्यू तक झेल सकता है। अगर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो पहले 10 एम्पियर करंट जा रही थी सिंगल डायोड से, ओके, तो उसको अपनी जो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट है उसकी रेटिंग 10 चाहिए थी। अब उसकी रेटिंग कितनी है, अब भी उसकी रेटिंग 10 है,
पर अब उसमें करंट कितनी जा रही है, 5 एम्पेयर, और दूसरे वाले में भी 5 एम्पेयर जा रही है। तो अब हम क्या कहेंगे कि वो अपनी रेटिंग से दुगनी जो उसमें करंट आ रही है उसकी दुगनी वैल्यू तक, मतलब 5 एम्पेयर की दुगनी वैल्यू तक झेल सकता है। तो इस वजह से रीज़न आएगी ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, क्योंकि उसमें करंट हमारा हाफ आ रही है अब जब पैरेलल में है। तो ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी। उसके बाद आगे आते 217 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ टनल डायोड इज ऑलवेज बायस्ड। तो टनल डायोड को हमेशा कैसे बायस करते हैं ये पूछा है, इन द मिडिल ऑफ इट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो उसके नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के बीचों बीच में बायस करते हैं। तो ये भी थोड़ा अलग तरीके का हमारा एमसीक्यू है, तो इसको पढ़ भी लेते हैं। टनल डायोड जर्मेनियम या अथवा गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, द्वारा बनाया जाता है, जिसका हाईएस्ट पीक वोल्टेज टू वैल्यू पॉइंट स्विंग होता है। हाई पीक करंट टू वैली करंट क्वालिटीज़ का अनुपात मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग की अनुमति नेगेटिव रेजिस्टेंस, मतलब मेन यही याद रखना है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के मिडिल में या नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में हमारा मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग होता है, मेन चीज़ ये है। तो टनल डायोड को ऑलवेज कहाँ बायस करते हैं, उसके नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के मिडिल में बायस करते हैं, किसको, टनल डायोड को। तो हमें क्या करना है, केवल याद रखना है और कुछ भी नहीं। फिर आते हैं 214 पे, इन अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड करंट मेनली फ्लोज बिकॉज ऑफ। तो फॉरवर्ड बायस में करंट क्यों होती है, तो ये हमने पहले भी देखा कि जंक्शन डायोड कैसे बनता है, तो डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर की वजह से बनता है। तो डिफ्यूजन की वजह से हमारा करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, मेनली। 218 में आते हैं, एलईडी गिव्स ऑफ विजुअल लाइट फ्रॉम। तो एलईडी विजुअल लाइट कहाँ से देती है, किस रीजन से देती है, मेन ये पूछा जा रहा है कि विजुअल लाइट एलईडी तो हमारा रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर से देती है। देखो ये डिप्लीशन लेयर रीजन से ही हमारा एलईडी मतलब लाइट देती है, मेन ये चीज़ है किस जगह से देती है, तो हमको ये बताना है, वहीं पर रिकॉम्बिनेशन होता है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ है। तो हमारा जो एलईडी है वो रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर से विजुअल लाइट देती है, मतलब एलईडी विजुअल लाइट देती है, सबको पता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है एलईडी। 222 देखते हैं, द पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डायोड विदाउट। तो पीआईवी की डेफिनेशन यहाँ पे खासकर मतलब मेनली पूछा जा रहा है और कुछ भी नहीं है कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, वो खुद बता रहा है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जिसको हम डायोड में अप्लाई कर सकते हैं बिना उसके खराब हुए, ओके। तो बिना विदाउट उसके डिस्ट्रक्शन, ओवर हीटिंग नहीं, चार्जिंग का कोई मतलब नहीं है डायोड के अंदर, ठीक है, बर्नआउट भी लगभग वही बात है, और ओवर हीटिंग तो डिस्ट्रक्शन हम बोलेंगे कि विदाउट इट्स डिस्ट्रक्शन तक हम जो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा आप नहीं अप्लाई कर सकते, उसीलिए उसका नाम पड़ा है पीक इनवर्स वोल्टेज। इनवर्स मतलब रिवर्स बायस। फिर आता है 223, इन द फॉरवर्ड रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक अ डायोड अपीयर्स एज। फॉरवर्ड रीजन में डायोड कैसा दिखता है, तो यहाँ पे मतलब इसके आंसर बहुत हो सकते हैं, पर यहाँ मेन हमें आंसर देना है ऑप्शंस को देख के। एन ऑफ स्विच, ठीक है, अ हाई रेजिस्टेंस, अ कैपेसिटर, एन ऑन स्विच। देखो हाई रेजिस्टेंस होगा नहीं, हाई रेजिस्टेंस का मतलब है वही कि करंट को रोकने वाली चीज़, तो करंट को फ्लो होने दे रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑफ स्विच रिवर्स उसमें होगा नहीं, कैपेसिटर नहीं, ठीक है, ऑन स्विच, सीधे से आंसर आ गया ऑन स्विच। और पॉजिटिव साइड में एनोड कहते हैं और नेगेटिव में कैथोड कहते हैं, तो मतलब नॉर्मल सी बात है। और इसको भी याद रखने का क्या है कि हमारा कैटाइन जो होता है पॉजिटिव और एनाइन होता है नेगेटिव, ओके। उसी का उल्टा हमारा कैथोड है एनोड होता है, क्योंकि कैटाइन पॉजिटिव था पर कैथोड हमारा नेगेटिव है, और एनाइन नेगेटिव था, एनोड हमारा पॉजिटिव है। तो कैटाइन एनाइन के अपोजिट होते हैं ये हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं। फिर आता है टनल डायोड इन अ पीएन डायोड विद, ठीक है, टनल डायोड इज अ पीएन डायोड। टनल डायोड एक पीएन डायोड ही है, बट उसमें क्या डिफरेंस है, वेरी हाई डोपिंग है, बहुत प्योर एन साइड रीजन में। तो टनल डायोड में कहाँ मतलब डिफरेंस आता है नॉर्मल डायोड से, उसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है दोनों तरफ। फिर आते हैं 224 पे, द मेन रीजन वाई इलेक्ट्रॉन्स कैन टनल थ्रू अ पीएन जंक्शन इज दैट। मेन रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन से टनल कर सकते हैं, ओके, या मतलब उसको पार करके निकल सकते हैं। पीएन जंक्शन से क्या होता है, जब पीएन जंक्शन बन जाता है तो रिवर्स बायस आ जाता है। मेन चीज़ क्या है, पीएन जंक्शन अगर हमारा बना है तो रिवर्स बायस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर सकते। तो यही तो काम है पीएन जंक्शन का कि रिवर्स बायस बनाने का। पर टनल डायोड में उस वर्ड को हमने बोला टनल, कैन टनल, उससे टनल मिला के निकल सकते हैं, इसको पार करके बाहर जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो डिप्लीशन लेयर जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन होती है, इस वजह से होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है
कि टनल डायोड में हमारे इलेक्ट्रॉन क्यों जा सकते हैं पार करके, टनल करके क्यों जा सकते हैं, क्योंकि डिप्लीशन जो रीजन होती है, लेयर होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड यूज फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजर सब में हमारा जीनो डायोड ही यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रिपीट होता रहता है। 225 पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन हैज लीस्ट जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, ओके, सीजे की बात कर रहा है, और सीजे में भी कह रहा है कि लीस्ट जंक्शन कैपेसिटेंस किसका है, ठीक है, लीस्ट, तो हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट का है लीस्ट जंक्शन कैपेसिटेंस। ये हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया है, ये सेम एमसीक्यू जो 2014 IOF JEE इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा है। तो लीस्ट जंक्शन कैपेसिटेंस हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट का होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 226 पे, द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारा एलईडी लाइट कलर एमिट करती है तो किस चीज़ पे वो डिपेंड करता है, तो फॉरवर्ड बायस पे नहीं, रिवर्स बायस पे नहीं, तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो अलग अलग आप देखो कलर है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग मटेरियल लेंगे तो उससे अलग अलग कलर की एलईडीज बनाई जा सकती है, मतलब जैसे रेड कलर की एलईडी, ग्रीन, तो उसमें मटेरियल भी अलग अलग होता है और वाइट भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 229, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स, जीनर ब्रेकडाउन हमारा कब होता है, ड्यू टू रप्चर या रप्चर, ये RUP, ड्यू टू रप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो देखो ब्रेकडाउन कोई भी किसी तरीके का कब होगा, ब्रेकडाउन जब होगा जब बॉन्ड्स हमारा टूट जाए, ओके, ये बॉन्ड्स है ये टूट जाए और हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए एटम से, ओके, तो हमारा फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और इस वजह से हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो लगभग कोई भी ब्रेकडाउन है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के टूटने से ही होता है। सो मोस्टली जर्मेनियम जंक्शन, ये तो नहीं है आंसर। अकर्स पूछ रहा है किस वजह से, इन लाइटली डोप जंक्शन नहीं, ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी नहीं, मतलब मेन क्या है, ड्यू टू रप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर आते हैं 230 पे पहले, अ सेमीकंडक्टर डायोड हैज -0.5 वोल्ट ऑन इट्स एनोड एंड -2.5 वोल्ट ऑन इट्स कैथोड, ठीक है, डायोड हमारा किस तरीके का है। तो इसमें देखने वाली बात है कि जब आप डायोड को बनाते हैं तो सेम वही चीज़ कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड, ये पॉजिटिव है पी साइड, ये नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वाला होता है वो हमारा कैथोड होता है और पॉजिटिव वाला एनोड होता है। अब एनोड पे उन्होंने, मैं अगर इससे लिखूँ, एनोड पे उन्होंने कहा है -1.5 वोल्ट और कैथोड पे कहा है -2.5 वोल्ट, इनमें से बड़ा क्या है, इनमें से बड़ा -1.5 है। अगर हम माइनस में बात करें तो -1.5 हो रहा है, मतलब पॉजिटिव हमारा बड़ा, मतलब P ग्रेटर देन N है, तो P ग्रेटर देन N होने की वजह से हमारा डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, तो ये कंडक्ट करेगा, तो इस वजह से लिखा है कंडक्टिंग। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कोई भी हमारा कट इन वोल्टेज नहीं दिया है, ठीक है, V गामा नहीं दिया था, वैसे भी इनको पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो V गामा के बराबर ही आ जाएगा, मतलब जस्ट वो स्टेट आ जाएगी कि हमारा डायोड कंडक्ट कर सके। तो क्वेश्चन में नहीं दिया पर फिर तो और ही आसान है, और दिया भी होता 0.7 तो भी हमारा कंडक्टिंग ही रहता। फिर आते हैं 227 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, तो टनल डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और भी ऊपर भी एमसीक्यू देखा था कि टनल डायोड इन द मिडिल ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हमारा वर्क करता है। ओके 231 पे, डैश इज यूज एज ए रेक्टिफायर, तो डायोड को हम एज ए रेक्टिफायर भी यूज करते हैं, और हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में केवल हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को और डायोड को यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 228 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिपोलर डिवाइस, तो बीजेटी का नाम ही होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो बाईपोलर वो होता है जिसमें केवल यूनिपोलर मतलब एक तरीके का हमारा कैरियर वर्क करता है मेनली। देखिए बीजेटी में दोनों होल और इलेक्ट्रॉन के दोनों के वर्क करने की वजह से वहाँ पे करंट या वोल्टेज हमारा होता है, इसलिए उसको बाईपोलर बोलते हैं। पोलर मतलब पोलरिटी वाले कितने तरीके के हमारे कैरियर्स यूज हो रहे हैं। ओके यूनिपोलर मतलब एक। तो शॉर्ट की जो डायोड होता है हमारा, अब क्योंकि ये चारों लगभग डायोड के ही कैटेगराइजेशन दिए आपको, ये सब के सब डायोड है, तो पीएन जंक्शन में तो हमें साफ साफ पता है कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, होल भी काम करता है, तभी हमारा पीएन जंक्शन बनता है। जीनर में भी ऐसा ही है और टनल में भी ऐसा ही है। शॉर्ट की डायोड में, लेकिन शॉर्ट की डायोड में हमारा केवल एक चीज़ काम करती है इसीलिए ये यूनिपोलर होता है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट की डायोड में एक और का भाग सोना मतलब गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनम धातु का बना होता है। ये जो है ये गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनम यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ एन यूज़ कर रहे हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। उसका कुछ रीज़न होगा, तो इस वजह से मेन ये याद रखना है कि ये यूनिपोलर होता है हमारा। 232 पे आते हैं, द मेजोरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज होल, ये तो बहुत ईजी है। फिर आते हैं 233 पे, एज कम्पेयर टू अ जर्मेनियम डायोड अ सिलिकॉन डायोड्स रिवर्स सेचुरेशन करंट इज,
तो जर्मेनियम की अगर बात करें तो सिलिकॉन डायोड की रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है कम जर्मेनियम से, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात हो रही है। तो सिलिकॉन की हमारा कम होता है, ठीक है, लोअर होता है, बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 237 पे आते हैं। सो व्हाट कॉजेज डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन किसकी वजह से होता है, ये ऊपर भी हम देख चुके हैं, और फिर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा LMRC JE और BL, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ, तो डिफ्यूजन की वजह से हमारा डिप्लीशन रीजन बनता है। 234 पे आते हैं, तो वोल्टेज आउटपुट ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर इज, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसका वोल्टेज आउटपुट हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे फुल वेव सिग्नल होगा। मतलब अगर ये बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो ब्रिज या हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम होता है, तो हाफ वेव में क्या होता है, बस हाफ वेव मिलती है, ऐसे बीच की वेव छूट जाती है। और फुल रेक्टिफायर की अगर बात करें तो हमारा 1 2 3 4 मतलब लगातार वेव मिलती हैं। सो हाफ वेव सिग्नल नहीं, ओके। साइन वेव तो पहली बात मिलेगा नहीं, साइन वेव तो हम इनपुट में दे रहे हैं, तो 2 चीज़ बची, ब्रिज रेक्टिफाइड सिग्नल या फिर फुल वेव सिग्नल। तो इसको हम फुल वेव ही क्या है, फुल वेव ही है, तो इसको हम फुल वेव सिग्नल ही बोलेंगे। उसके बाद आते हैं 238 पे, अब पीएन जंक्शन डिपिक्ट्स अ क्लोज स्विच व्हेन इट, अब पीएन जंक्शन जो होगा वो क्लोज स्विच कब बनेगा, या शॉर्ट सर्किट कब बनेगा, या फॉरवर्ड बायस कब बनेगा, जब उसका जंक्शन रेजिस्टेंस लो होगा। मेन चीज़ ये है, ठीक है। रिवर्स बायस में ऐसा होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। कांट ओवरकम इट्स बैरियर पोटेंशियल, ये भी नहीं है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, मतलब डिप्लीशन रीजन को ओवरकम करेगा, तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा, तभी तो कंडक्शन हो सकेगा। कंडक्शन का क्या मतलब है, ये हमारा बीच में पीएन जंक्शन है, ये P है, ये N है, ये जंक्शन है, जब तक इसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इससे आगे नहीं जाएगा तो फॉरवर्ड बायस कैसे बनेगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हैज़ अ वाइड डिप्लीशन रीजन, तो फिर वही बात, फॉरवर्ड बायस में वाइड डिप्लीशन रीजन कैसे होगा, नहीं। तो हैज़ अ लो जंक्शन रेजिस्टेंस, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर बात आती है हमारा 235, द वैरेक्टर इज यूजली, तो वैरेक्टर डायोड हमारा रिवर्स बायस होता है यूजली, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है पीएन 239 व्हेन इज अ पीएन जंक्शन फॉर्म, एक पीएन जंक्शन कब बनता है, द पॉइंट एट विच टू अपोजिट डोट मटेरियल्स कम टुगेदर। ये तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सा ऑप्शन है कि पीएन जंक्शन कब बना, जब हमने P अपोजिटली डोप मतलब P और N को एक साथ जोड़ा, तो हमारा पीएन जंक्शन बना है। तो ये चीज़ है ना, लार्ज रिवर्स बायस रीजन नहीं, ठीक है ना, डिप्लीशन रीजन ये सब मतलब नहीं है, जब हमारे 2 अलग अलग अपोजिट डोप मटेरियल को एक साथ लाते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है। उसके बाद देखते हैं 236, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पीक वैल्यू बीइंग द सेम विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू अगर सेम मान लो, पीक वैल्यू का मतलब है वीएम हमारा सेम है, ओके, वीएम हमारा सेम है, वीएम मान लो 10 वोल्ट है, तो हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू हमारी किसकी होगी, तो स्क्वायर वेव की होगी। ओके, तो स्क्वायर वेव की जो हमारी आरएमएस वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो क्या है, बाकी वो तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कंपेरिजन करके बता सकते हैं। और अगर सिंपली देखें तो हमारा साइन वेव के लिए Vm/√2 हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्राइंगुलर जब भी आता है तो Vm/√3 हो जाता है, ट्राइंगल के मतलब 3 साइड से 3, तो ये चीज़ है। तो इस हिसाब से हम कंपेयर भी कर सकते हैं, हाफ वेव का रेक्टिफाइड साइन वेव का और कम हो जाएगा, इसमें 1/2 और लग जाएगा मान लो, तो Vm/2√2 हो गया हाफ वेव के लिए अगर बात करेंगे आरएमएस वैल्यू का। तो स्क्वायर वेव की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ओके, हाई होने का मतलब क्या है, हाई होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हमारी कम वैल्यू हो, छोटी वैल्यू हो। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, जैसे मान लो 5/2 ये 2.5 है, और इसी 5/1 कर दूँ मैं, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वैल्यू, ये लॉजिक यहाँ लग रहा है, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वैल्यू। तो ये कह रहे हैं कि सेम पीक वैल्यू के लिए हमारा सबसे बड़ी आरएमएस वैल्यू किसकी होगी, तो हमारे स्क्वायर वेव की होगी, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर होता है बहुत ज़्यादा छोटा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू की पीक वैल्यू हमारी होती है ओनली Vm, मतलब पीक वैल्यू और हमारा आरएमएस वैल्यू दोनों सेम होता है स्क्वायर के लिए, ठीक है, स्क्वायर के लिए। और इसको कह सकते हैं कि डिवाइड बाई 1, तो ऑब्वियस ही बात है जो मैंने कहा कि 5 आप √2 करो, 5/√3 करो या 5/1 करो, सबसे बड़ी वैल्यू 5/1 है। तो इसको मैंने स्टार भी लगाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये मतलब याद रहना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे साइन वेव, ट्राइंगुलर वेव, स्क्वायर वेव की सबकी बात हुई, तो सबसे ज़्यादा आरएमएस वैल्यू होगी हमारी स्क्वायर वेव की। उसके बाद आते हैं 240 पे, आयनाइजेशन विद अ पीएन जंक्शन कॉजेज अ लेयर ऑन ईच साइड ऑफ द बैरियर कॉल्ड द। तो आयनाइजेशन की वजह से पीएन जंक्शन में क्या होता है, एक लेयर बन जाती है,
ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ बैरियर, बैरियर के दोनों तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है, मतलब वही डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन, वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करके पूछ रहे हैं। तो आयनाइजेशन बोले, आयनाइजेशन कहाँ पे यूज़ होता है, यूजर टर्म में कहाँ यूज़ होता है, आयनाइजेशन हमारा सबको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन के अंदर यूज़ होता है। लगभग डिफ्यूज हो रहा है या आयनाइज हो रहा है, एक ही बात हम कह सकते हैं, एक ही फिनोमिना से रिलेटेड चीज़ें हैं। आयनाइज मतलब इसमें अगर चार्ज था, ये चार्ज यहाँ से चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये केवल ये आयन बचा है, आयनाइज हो गया, तो ये चीज़ हो रही है। तो हमारा क्या बनाएगा, वो डिप्लीशन रीजन को ही बनाएगा, और कुछ तो है नहीं। बैरियर वोल्टेज कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, कोई लेयर नहीं है बैरियर वोल्टेज। तो वैसे तो बैरियर रीजन भी हम बोल सकते हैं, पर बैरियर वोल्टेज गलत है। केबल जंक्शन नहीं, जब हमारे पास उससे बेटर वर्ड है बोलने के लिए तो डिप्लीशन रीजन हम बोलेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं 245 पे, व्हाट इज द रजिस्टर वैल्यू ऑफ एन आइडियल डायोड इन द रीजन ऑफ कंडक्शन। देखो उन्होंने खुद बोला रीजन ऑफ कंडक्शन में कितनी वैल्यू होनी चाहिए एक आइडियल डायोड की, और जब वो कंडक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो कंडक्ट कर रहा है मतलब पूरी की पूरी करंट को फ्लो होने दे रहा है। करंट कहाँ से फ्लो करना प्रेफर करती है, जीरो डायोड पाथ से प्रेफर करना फ्लो करती है, रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो। ओके, जीरो डायोड मतलब सॉरी जीरो ओम पाथ से, जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जीरो हो। आते हैं 246 पे, द पीएन जंक्शन डायोड इज, तो पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके की डिवाइड होती है, तो यूनिलेटरल डिवाइस होती है हमारी। देखो बाईपोलर और यूनिपोलर अलग चीज़ है और लेटरल अलग चीज़ है, मतलब केवल एक दिशा में जो फ्लो करने दे चीज़ को, ठीक है, ये हमारा जो नेटवर्क है उसका बहुत ही बेसिक वाला पार्ट है, यूनिलेटरल बाईलेटरल डिवाइस। तो जो करंट को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करने दे, आप इधर तो फ्लो करा सकते हो, इसके अपोजिट फ्लो नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा डायोड है और उसका पाथ अगर फ्लो का होगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर ही जाएगा, इधर से आप भेजोगे तो वो करंट नहीं जाएगी अगर नेगेटिव साइड से भेजोगे। तो इससे हमारा आगे कि पैसिव वैक्यूम यूनिलेटरल बायलेटरल यूनिलेटरल डिवाइस होता है हमारा डायोड। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैटिक रेजिस्टेंस आर डी, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ डायोड हैविंग आई डी इतना और वी डी इतना। तो आर डी क्या होता है, वी बाई आई होता है, तो हमें आर डी ही पूछा है, वी डी ही मतलब सबका सबस्क्रिप्ट डी है, ठीक है, सब कुछ डायोड से रिलेटेड ही है, तो कुछ भी नहीं, वी डी अपॉन आई डी कर दिया, तो 0.7 और 30 मिली एम्पेयर का ये 10⁻³ कर दिया, ऊपर जाके ये किलो ओम बन गया, पर क्योंकि ये 0.75 है तो सब मल्टीप्लाई सब कुछ होके ये 25 ओम हमारा आंसर आ गया। तो LMRC जेई में पूछा था ये, ठीक है, 25 ओम, 25 ओम आंसर है, ये डी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे 2 0 बढ़ाओगे, तो ये ऊपर का 3 0 3 0 गया, तो 75/3 बचा, वो हमें केवल दे देगा 25 ओम। फिर आते हैं 247 पे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं पहले। द रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम, तो जो रेक्टिफायर ये अलग तरीके का है, और ये क्योंकि कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा था यूपी आर्मिनल जेई में, कि जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट होता है किस चीज़ से फ्री नहीं होता, तो वेव शेप एरर से वो फ्री नहीं होता। तो ये याद रखेंगे, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो वेव शेप एरर से हमारा फ्री नहीं होता है। और इसमें अलग अलग तरीके के एरर से, इन पे भी थोड़ा सा गौर करती है कि टेम्परेचर एरर, फ्रीक्वेंसी एरर, टेम्परेचर, वेव शेप एंड फ्रीक्वेंसी एरर तीनों। तो हमें बस याद रखना है कि वेव शेप एरर से फ्री नहीं होता, टेम्परेचर एरर भी उसमें आ सकता है, ठीक है, एक ऑब्वियस सी बात है कि किसी तरह का एरर आ सकता है, बट नॉर्मली हम उसको हटा सकते हैं, ओके, अवॉइड कर सकते हैं, पर वेव शेप एरर से फ्री नहीं होता। तो ये मेन चीज़ है। उसके बाद आते हैं 242 पे, व्हाट यूनिट इज यूज टू रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ डायोड फॉरवर्ड करंट। ये इंपॉर्टेंट है, एक देखो फॉरवर्ड करंट है, एक रिवर्स करंट है, तो फॉरवर्ड करंट की यूनिट क्या होगी, मतलब ये बता रहा है कि कितने ऑर्डर तक की फॉरवर्ड करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो फॉरवर्ड करंट की बात करें तो मिली एम्पेयर की फॉरवर्ड करंट को फ्लो किया जा सकता है डायोड से, पर रिवर्स करंट एट द सेम टाइम हमारा माइक्रो एम्पेयर या फिर नैनो एम्पेयर में चला जाता है। बहुत रिवर्स करंट मतलब लीकेज करंट होती है, क्योंकि रिवर्स में तो कोई करंट फ्लो नहीं करती, तो बहुत छोटी करंट होती है। तो ये यहाँ पे 2 MCQ बने इससे, कि फॉरवर्ड तो मिली एम्पेयर तक हमारा ऑर्डर में हो सकता है, 1 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर, 5, लेकिन रिवर्स हमारा माइक्रो में ही होगा। आगे चलते हैं 248 पे, इन पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड द डोनर आयंस इज कॉल्ड एज द, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या बोलते हैं, तो जो जब कोई भी हमारे एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में पीएन जंक्शन बनता है, और उसके इर्द गिर्द ऐसे हम एरो करके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, और यहाँ पे वोल्टेज भी जनरेट होता है, इसको बैरियर वोल्टेज कहते हैं, तो उस फील्ड को भी हम बैरियर के नाम से ही बोलेंगे। ओके, पीक और पाथ का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा यहाँ पे, है ना, पीक और पाथ का थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं, पर उसको बैरियर, क्योंकि बैरियर वोल्टेज होता है तो बैरियर वोल्टेज बोलेंगे। ओके, जब हम कोई भी एक्सटर्नल वो नहीं अप्लाई करते वोल्टेज,
उस समय पे हमने एक्सटर्नल खुला छोड़ दिए दोनों पाथ इलेक्ट्रोड, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस रीजन में, ठीक है। ये डायोड इसके ब्रेकडाउन जो रीजन है इसमें डिप्लीशन रीजन में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बैरियर के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब हमारा ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी, ये जब हमारा हमने बनाया और इसमें ये ब्रेकडाउन रीजन बन गया, ठीक है, डिप्लीशन रीजन बन गया, तो ये क्या कर रहा है, एज अ बैरियर काम कर रहा है। अगर इधर से चार्ज इधर जाना चाह रहा है तो उसको यहाँ मतलब नहीं जाने देगा, बीच में ही रोकेगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके का बैरियर है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो भी बैरियर वोल्टेज, और फील्ड जनरेट हो रही है वो बैरियर। ओके, 243 पे आते हैं, विच कैपेसिटेंस डोमिनेट्स द फॉरवर्ड बायस रीजन। तो कौन सा कैपेसिटेंस है जो फॉरवर्ड बायस रीजन में डोमिनेट करता है या फॉरवर्ड बायस रीजन में प्रेजेंट हो सकता है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। और हमने ये भी देखा कि करंट क्यों किस तरीके से फ्लो कर पा रही है, डिफ्यूजन की वजह से। ये 2-3 बार MCQ आया डिफ्यूजन वाला, है ना। तो फॉरवर्ड बायस रीजन में हमारा जो कैपेसिटेंस कौन सा होगा, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होगा। और इतने तरीके के कैपेसिटेंस हो सकते हैं हमारे, ट्रांजिशन, डिप्लीशन, ये सब कैपेसिटेंस हमारे होते हैं। फिर आता है 249 पे, रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो रिपल फैक्टर, रिपल का मतलब होता है कितना DC पार्ट, AC पार्ट हमारा DC में आ सकता है। अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो बहुत ही उसमें आसान भाषा में समझे तो रिपल का मतलब कि कितना AC वेव, रिपल मतलब क्या होता है, तो AC वेव कितनी हमारी जो हम फाइनल आउटपुट में DC टाइप का आउटपुट लेना चाह रहे हैं उसमें निकलेगा, मतलब व्हाट परसेंटेज से निकलेगा। तो रिपल फैक्टर मान लो अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब कि उसमें AC पार्ट ही ज़्यादा है। तो हमारा अगर AC पार्ट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, नॉर्मली RMS से डिनोट करते हैं, ये RMS और अपॉन DC वैल्यू। तो RMS वैल्यू अपॉन DC वैल्यू हमारे रिपल फैक्टर को बताता है। देखो RMS और DC, ये चीज़ ऊपर जो पार्ट है वो AC को बता रहा है और नीचे DC को। तो जो आउटपुट है वो DC है, उस DC में कितना पार्ट है जो हमारा AC का हमको मिल रहा है अभी भी, तो उसको हम बोलेंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की हम जो प्रेफरेबल वैल्यू चाहते हैं वो तो लेस देन 1 और काफ़ी छोटी वैल्यू चाहते हैं। उसके बाद आ गया 244, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ सिलिकॉन डायोड इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज अबाउट 0.7 वोल्ट। अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा ड्रॉप 0.7 वोल्ट है, मतलब ये जो हमारा कट इन वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जो कि 0.7 ही होता है, उसको पार कर दे रहा है। ओके, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। अगर इससे कम होगा तो फिर हमारा रिवर्स में चला जाएगा, ओके, या नो बायस होगा तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। 0.7 वोल्ट है तो। फिर आते हैं 250 पे, स्टेटमेंट टाइप का है कि स्टेटमेंट ए, कंडक्शन करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन दैट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये सही है, तो ये सही है क्योंकि एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन और उनकी मोबिलिटी होती है ज़्यादा, तो उसकी कंडक्शन करंट ज़्यादा होगी पी टाइप से जहाँ पे होते हैं होल। फिर है स्टेटमेंट 2, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ होल्स। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 ही हमारे 1 का रीजन भी है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ था। तो यहाँ पे आंसर भी यही है कि A एंड B आर ट्रू एंड B इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फिर बात करते हैं 251 की, व्हेन अ PN जंक्शन इज रिवर्स बायस। जब PN जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होता है, जो डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर होती है सबको पता है कि वो बढ़ जाती है, ओके, इंक्रीज करने लगती है रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस के साथ वो हमारा छोटी होती जाती है। जैसे ये हमारा PN जंक्शन है, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है मान लो इतनी थी, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस में डालेंगे तो फिर ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और आखिरी में हट ही जाएगा। तो हमारा सीधे से सीधे हमारे इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, ठीक है, कंडक्शन हो जाएगा। और अगर रिवर्स बायस करेंगे तो ये जो चीज़ है हमारी, ये जो पहले अगर इतनी है रिवर्स बायसिंग में ये बढ़ गई, फिर और ज़्यादा बढ़ गई, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर सकता है यहाँ से। कंडक्शन देख लिया। उसके बाद आते हैं 254 पे, द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड इज। तो डायोड का जो बल्क रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ द NNP मटेरियल जो होगा वही हमारे डायोड का बल्क रेजिस्टेंस होगा। तो ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स और अलग तरीके का हमारा MCQ है, ओके। तो ऑप्शन में रेजिस्टेंस के टर्म्स में ही दिया है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो हमें सिर्फ बता देना है कि कौन सा होगा। तो बल्क रेजिस्टेंस दोनों का जो होता है, N और P दोनों का होता है, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं, एक PN डायोड की बात कर रहे हैं जिसमें P और N दोनों होंगे। उसके बाद आते हैं, और ये बल्क रेजिस्टेंस को ऐसे यहाँ पे ये देखो ये लिखा भी है, तो RP प्लस RR, और RP प्लस RR को करेंगे तो 0.171 या फिर 0.3 इस तरीके से होता है हमारा बल्क रेजिस्टेंस अपॉन IF। दो फॉर्मूले हैं,
या तो 0.3/IF कर दो या फिर कुछ इन आइडियल IF की वैल्यू लेके सॉल्व करके, तो 0.171 हमारा बल्क रेजिस्टेंस है डायोड का खुद का। फिर ये रिपीटेड है हमारा, ओके, ये वैसे भी ऊपर भी आ चुका था। फिर ये हमारा UPRVNL इंस्ट्रूमेंटेशन 2015 में और सेल में 2014 में भी पूछा है कि पीएन जंक्शन डायोड हमारा कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो एम्पलीफायर की तरह तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि वो VJT ट्रांजिस्टर का काम है, डिमोडुलेटर मॉड्यूलेटर भी नहीं, रेक्टिफायर, ठीक है, रिपीटेड MCQ है। उसके बाद आते हैं 255 द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स। तो जहाँ पे इस तरीके से होगा, या इसका दूसरा भी तरीका है, आप ऐसे ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। तो ये जो चीज़ अगर ये इससे दूर जा रही है, मतलब लाइट को एमिट कर रहा है, तो वो हमारा LED होगा, ओके। तो ये हमारा LED को बता रहा है, LED का डायग्राम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, ईजी भी बहुत है, पर फिर भी पूछ सकता है, उसमें क्या है, 1 नंबर के MCQ में कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं 256 पे, अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज सप्लाइड विद वोल्टेज, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी दी है वोल्टेज की 50 हर्ट्ज, लोएस्ट रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो रिपल फ्रिक्वेंसी जो होती है, एक मतलब छोटा सा फॉर्मूला है कि हमेशा 2 टाइम्स होती है, जो VI में फ्रिक्वेंसी है उससे 2 टाइम्स होगी। तो 2 टाइम्स का मतलब है कि 50 हर्ट्ज अगर हमारा इनपुट में सप्लाइड वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी थी, तो लोएस्ट रिपल फ्रिक्वेंसी जो होगी उसकी 2 टाइम्स मतलब 100 हर्ट्ज होगी। तो ये है रिपल आवृत्ति, मतलब फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स इंटू ब्रिज रेक्टिफायर की आवृत्ति, मतलब जो इनपुट की है। तो 2 इंटू 50 मतलब 100 हर्ट्ज। तो ये जो 2 इंटू फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा MCQs में पूछा गया रिपीट करके। आपको एक फ्रिक्वेंसी दी, आपसे जो पूछी गई है, मतलब इनपुट साइड में दी और आउटपुट साइड में, जैसे यहाँ उसका नाम रिपल फ्रिक्वेंसी बोला गया लोएस्ट, तो उसका 2 टाइम्स होता है। उसके बाद आते हैं 253 पे, फॉर अ PN जंक्शन वी हैव विद ऑफ डिप्लीशन रीजन और जंक्शन ऑफ बैरियर वोल्टेज। हमारे पास 3 टर्म दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि PN जंक्शन के लिए 3 टर्म दिए हैं, एक विद दी है डिप्लीशन, एक जंक्शन बैरियर वोल्टेज दिया है, एक रिवर्स लीकेज करंट दी है, ओके। तो ये हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल डिक्रीज विद द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन राइजेज। देखो टेम्परेचर के संग रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर अगर जंक्शन का बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर बढ़ने से सबको पता है कि कंडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है सेमीकंडक्टर में। तो ये पॉइंट अगर याद है कि कंडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो कर पाते हैं। और ज़्यादा फ्लो कब करेंगे, अगर डिप्लीशन लेयर वैसा का वैसा ही मौजूद रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर वो घटेगा तो ही जा सकते हैं, बढ़ेगा तो भी नहीं आ सकते। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिप्लीशन रीजन की विद हमारा घटेगी विद टेम्परेचर इंक्रीज करने से, पहली चीज़। अब इन्होंने पूछा है कि इसमें से क्या क्या होगा, ठीक है, विच ऑफ द अबव पैरामीटर विल डिक्रीज, इनने खुद ही पूछा है। तो जंक्शन बैरियर वोल्टेज भी घटेगा, जंक्शन बैरियर वोल्टेज भी घटेगा तभी हमारा आगे करंट इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ओके। अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो उसको ज़्यादा वोल्टेज को जम करना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ओनली A और B घटेंगे। अब देखो ये ऑब्वियस सा रीज़न वैसे भी है, अगर तुम ये देखो कि ये तीनों चीज़ें किसके संग हमारे घट रही हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस के संग घट रही हैं शुरू की दोनों चीज़ें। होगा टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस ही होता है। तो यही यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 257 पे। तो ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, मतलब एक रेक्टिफायर है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की हमारी 81% होती है, 81.2, और ये जो है 40.64 ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है। तो इसमें भी 2 हमारे MCQ कवर हो गए। 40 उसका जस्ट डबल 40.5 बोल सकते हैं राउंड में, उसका डबल 81 बोल सकते हैं। और जब इसका हम डेरिवेशन भी करते हैं, ओके, तो एफिशिएंसी का क्या मतलब है, बहुत ही साफ और छोटी भाषा में, सिंपल भाषा में बोले, एफिशिएंसी का मतलब कि हम जिस तरीके का आउटपुट लेना चाह रहे थे वो हमें कितना मिला अपॉन टोटल आउटपुट, है ना, सॉरी टोटल इनपुट। तो टोटल इनपुट हमने क्या दिया है, AC इनपुट दिया है, और आउटपुट हम क्या लेना चाह रहे थे, DC, वो भी एवरेज वैल्यू उसकी नापी जाएगी, ठीक है, एवरेज DC वैल्यू। तो हमें कितनी मिली एवरेज DC वैल्यू अपॉन टोटल हमने कितनी दी, तो PDC अपॉन PAC, बस इसका रेशियो निकाल दो, वो हमारा एफिशिएंसी बन गया। वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। तो ये हमने अलग अलग वैल्यूज लगाई, जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये हमारा आया 81 अब इंटू RL अपॉन RF प्लस RL, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ये डायोड का रेजिस्टेंस है RF। तो हमने यहाँ पे ये माना कि अगर डायोड आइडियल है तब हम बोल सकते हैं कि 81% एफिशिएंसी है। तो RF 0 हो जाएगा, RL से RL कट जाएगा और 81 आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, सेम फार्मूला होगा जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, बट वहाँ पे ये 40.5 होगा मल्टीप्लाई समथिंग। तो ये चीज़ हुई।
उसके बाद आते हैं 261 पे, सिलिकॉन इज नॉट सूटेबल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड बिकॉज इट इज़। तो दिस इज मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात आती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सिलिकॉन को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते लाइट एमिटिंग डायोड बनाने के लिए? तो वो एक इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है। जितने हमारे नॉर्मल वाले होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इनडायरेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट मतलब जब इनका हम एमवी डायग्राम बनाएंगे या बोलो तो ई के डायग्राम बनाएंगे, ओके, ई के एनर्जी मोमेंटम डायग्राम, ई के डायग्राम, तो उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं वही हमारा लाइट एमिट करते हैं, ओके, और इनडायरेक्ट हमारा यहाँ पे ये रिलेशन है कि वो हीट को एमिट करते हैं। और मतलब वही जो एनर्जी को एमिट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में, मतलब या तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नीचे से ऊपर, उस केस में तो जो डायरेक्ट वाले होते हैं वही हमारे लाइट को एमिट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि केवल डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स को ही आप यूज़ कर सकते हैं एलईडी बनाने के लिए। अब सिलिकॉन क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं होता है इस वजह से उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सिलिकॉन हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है जो कि हीट एमिट करते हैं उनके ट्रांजिशन में। अगर आप ट्रांजिशन कराए इलेक्ट्रॉन्स का तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इन डायग्राम्स को हम ई के डायग्राम बोलते हैं, ओके। तो सिलिकॉन हमारा नहीं यूज़ हो सकता है एज एन एलईडी, क्यों? क्योंकि वो हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप ट्रांजिस्टर है और हमें कैसा चाहिए, हमें डायरेक्ट चाहिए। डायरेक्ट ही हमारा एमिट कर सकता है लाइट को, ओके, डायरेक्ट। उसके बाद आते हैं 258 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर्स नीड 4 डायोड। तो 4 डायोड किसको लगते हैं? ब्रिज को लगते हैं, ठीक है। हाफ वेव को केवल एक लगता है, सेंटर टाइप को 2 लगते हैं और ब्रिज को 4 लग जाते हैं। ये मतलब बहुत ही, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है या अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है तो उसको भी पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 262 पे, डायोड्स इन द फॉलोइंग सर्किट्स आर आइडियल विच इज़ अ करेक्ट वेव फॉर्म अक्रॉस आरएल। अगर माना कि ये डायोड आइडियल है तो कौन से वेव फॉर्म होगी जो करेक्ट वेव फॉर्म होगी जो हमें आरएल में मिलेगी? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर विद ब्रिज टाइप वाला ही है। यहाँ से हम एसी दे रहे हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया है, स्टेप डाउन है, और स्टेप डाउन अलग अलग तरीके का हमने यूज़ किया। तो कुल मिला के ये 4 हमारे डायोड ही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं अगर देखा जाए तो। पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसके थ्रू हम आरएल को ले रहे हैं, इस पाथ के थ्रू। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, यहाँ पे आंसर का मतलब है कि सीधे से हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है वही होगा, ठीक है, ये आउटपुट। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझने के लिए, इसमें कुछ डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि इनपुट में हम दे रहे हैं 5 वीपी का, तो वही चीज़ है कि मतलब आउटपुट में हमें 10 कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे वही मतलब डिफरेंस क्या, सेम चीज़ है कि 5 हम दे रहे हैं, जो वीपी पीक टू पीक वैल्यू 5 है, तो आउटपुट में भी वो हमें 5 ही मिलेगी। तो ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, साइन वेव तो मिलेगी नहीं। इस तरीके का मिलता है तो वो 10 का नहीं मिलेगा और 5-10 का मिक्सचर भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ही इन्होंने मतलब बोला है कि ये सिंपली एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बना दिया है। तो ये ISRO 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। फिर बात करते हैं इन 259 की, इन सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर ऑफर रेजिस्टेंस टू। सेमीकंडक्टर डायोड में जो बैरियर होता है किसको रेजिस्टेंस देता है? तो मेजोरिटी कैरियर्स इन बोथ द रीजन, मतलब मेजोरिटी कैरियर जो P और N है, ये मान लो ये P है और ये N है, तो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हैं और इधर से होल जाना चाह रहे हैं तो ये जो बैरियर है ये इनको जाने नहीं देगा। तो दोनों रीजन के जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं उनको नहीं जाने देता है हमारा डिप्लीशन रीजन, ओके। फिर आते हैं 260 पे, एज कम्पेयर टू अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड्स, ओके, टू 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब ये सेंटर टैप और फुल ब्रिज की बात कर रहा है, कंपेयर करना चाह रहा है दोनों को, ओके। हैज़ द डोमिनेंट एडवांटेजेस ऑफ, तो क्या डोमिनेंट एडवांटेज होता है? ये मैंने पहले भी बताया कि PIV वैल्यू जो होती है तो वो VM हाफ के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और ब्रिज के लिए वो VM ही होती है केवल, ओके, PIV वैल्यू। पर यही PIV वैल्यू जब आप सेंटर टैप की बात करते हैं तो वो आपका 2 VM चली जाती है। तो ये क्या बोलेंगे, सेंटर टैप में कुछ एडवांटेज और ज़्यादा मिले हाफ वेव से, हाफ वेव रेक्टिफायर से जब कंपेयर किया तो सेंटर टैप में कुछ एडवांटेजेस हैं, पर ये डिसएडवांटेज आ गया। उसका डिसएडवांटेज दूर करने के लिए फिर हमने ऐसा रेक्टिफायर बनाया जिसको हमने ब्रिज रेक्टिफायर बोला, जिसमें दोनों के एडवांटेज है, हाफ वेव का भी और सेंटर टैप का भी। तो PIV वैल्यू यहाँ घट गई, ओके, सेंटर टैप की कंपैरिजन में ब्रिज की हमारा घट गई, तो वो 2 VM से VM ही हो गई, ठीक है। लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज होती है ब्रिज की, और ये ऊपर यहाँ पे दिया भी है,
ठीक है। 2Vm हमारा किसकी है, सेंटर टैप की है, ये ब्रिज है, तो PIV वैल्यू हमारी। या दूसरा एक और फ़ायदा होता है, एक और फ़ायदा क्या है, जो टफ वैल्यू है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, वो हमारा इसका 0.693 है और इसका 0.812 है, तो ये ज़्यादा अच्छा है ब्रिज का। फिर आते हैं 266 पे। ये सिलिकॉन हैज़ अ प्रेफरेंस इन IC टेक्नोलॉजी बिकॉज, सिलिकॉन की प्रेफरेंस हम IC टेक्नोलॉजी में क्यों देते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, ये सारे रीजंस भी हैं। सिलिकॉन एक कोवेलेंट सेमीकंडक्टर है, एलिमेंटल है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है, ये सब पढ़ चुके हैं। बट फिर भी मेन रीज़न क्या है, क्योंकि सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है नेचर में। सिलिकॉन का सीधे से मतलब है सैंड, और सैंड तो सबको पता है कि कितनी ज़्यादा है। तो ऑफ द अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचर और ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, नेचर में सिलिकॉन ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। या बोले तो नेचर ऑक्साइड है, प्राकृतिक ऑक्साइड जो है, जिसको हम सिलिकॉन ऑक्साइड बोल रहे हैं, तो नेचुरल ऑक्साइड है वो सिलिकॉन की, तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक ये रीज़न है, मतलब चारों ही रीज़न है, बट मेन रीज़न क्या है, क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है, उसका ये रीज़न है कि सिलिकॉन अबंडेंस में मौजूद है हमारे प्लेनेट पे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं यूनिफॉर्मली डोप्ड अब्रप्ट PN जंक्शन, द डोपिंग लेवल ऑफ द P साइड इज 10 टाइम्स। तो PN जंक्शन के अंदर डोपिंग लेवल जो है वो 10 टाइम्स है द डोपिंग लेवल ऑफ N साइड। एक ये चीज़ है, द डिप्लीशन विद, ठीक है, डोपिंग, द रेशियो WP/WN ऑफ द डिप्लीशन लेयर विड्स इन द PN रीजन्स रेस्पेक्टिवली इज। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो उसका रेशियो होगा वो कितना होगा। देखो ये चीज़ इसी पे सेम MCQ पहले भी आ चुका है, तब मैंने बताया है कि अगर आप बात कर रहे हैं, ये आपने P बनाया और ये N बनाया, ओके, ये डिप्लीशन रीजन है। अगर आपने P में प्लस कर दिया तो क्या मैंने बात करी थी कि डिप्लीशन रीजन N की साइड ज़्यादा बढ़ती है, N की साइड ज़्यादा बढ़ती है। अब इससे क्या समझ में आया कि अपोजिट है, जब जिसको आप ज़्यादा डोप कर रहे हो उसके अपोजिट वाले की विथ ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो देखो इन्होंने कहा P को 10 टाइम्स ज़्यादा डोप किया है, तो दूसरी तरफ उसका उल्टा हमारा 10 टाइम N में हमारा वो बढ़ेगा, पर इन्होंने रेशियो में पूछा WP/WN, तो इससे सीधे से आ गया, देखो WP/WN, तो N साइड में विद हमारी कितनी बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, और 10 टाइम्स, तो 1/10, इससे आ गया 0.1। ये चीज़ आ गई। बाकी एक इसको याद रखने का और भी तरीका इंपॉर्टेंट कि Na/WP = ND/WN, इनका जो प्रोडक्ट होता है डोपिंग का और विद का, ये इक्वल होता है दोनों तरफ, ओके। P साइड की विद मतलब एक्सेप्टर जो हमने डोपिंग करी है, और N साइड की विद मतलब जो डोनर डोपिंग करी है, तो इससे भी रेशियो निकालेंगे तो 1/10 करके 0.1 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है 2-3 MCQs में यूज़ हो गया कि हमने P की साइड में ज़्यादा डोपिंग करी या फिर N की साइड में, तुम्हारा डिप्लीशन विद किस तरफ बढ़ेगी, तो अपोजिट साइड ज़्यादा बढ़ती है। फिर आते हैं 264 पे। नेक्स्ट देखते हैं 264। तो अब पीक डिटेक्टर की बात कर रहे हैं। कंप्राइजेज, ठीक, कंप्राइजेज अ कैपेसिटर एंड एन आइडियल डायोड एंड एन AC सोर्स इन सीरीज। सो पीक डिटेक्टर कुछ हमारा इस तरीके का होता है, जिसको अगर मैं आपको शो करूँ यहाँ पे, तो ये हमारा AC सोर्स है और ये हमारा डायोड है और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो इस डायोड के थ्रू हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और जो चार्ज हो जाता है मतलब वो कहाँ तक चार्ज होगा, वो VM तक चार्ज होगा, पीक वैल्यू जो इसकी है, ओके। जब एक बार ये चार्ज हो गया और उसके बाद इसको डिस्चार्ज होने का पाथ नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे रिवर्स बायस आता है तो ये डायोड हमारा ऑफ हो जाता है, तो इसके पास कोई पाथ नहीं है डिस्चार्ज होने का, तो ये पीक वैल्यू तक हमारा चार्ज हो गया। तो इसने क्या किया, पीक को डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपका इनपुट ऐसा दे रहे हो आप, तो आपको आउटपुट पे केवल और केवल ये पीक वैल्यू मिलेगी, ये पीक को डिटेक्ट करके DC वैल्यू देगा। ये पीक डिटेक्टर ऐसा होता है, डायोड, कैपेसिटर और AC सोर्स, तो इसी पे बात हो रही है, ओके, कि पीक डिटेक्टर कंप्राइजेज अ कैपेसिटर एंड एन आइडियल डायोड एंड AC सोर्स इन सीरीज, तीनों सीरीज में। द फॉलोइंग इज द ट्रूथ ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट के बारे में सही क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैन नेवर डिक्रीजेज विद टाइम। तो एनर्जी स्टोर्ड जो है कैपेसिटर में, जो हमने कहा कि एक बार वो पीक तक चार्ज हो गया तो वो कांस्टेंट वैल्यू उस पर बन के रह गई, वो VM उतरेगा नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे सही है कि कभी वो डिक्रीज नहीं होगी टाइम के साथ, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हो गई। हम खासकर बात किसकी कर रहे हैं, जब हम बात पीक डिटेक्टर की कर रहे हैं तब, ओके। तो मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 267 देखते हैं। पावर डायोड इज लाइटली डोप्ड N टाइप सबस्ट्रेट सैंडविच बिटवीन हेविली डोप्ड ऑफ P and N रीजन। मतलब कुछ ये है P+
N प्लस हैविली डोप्ड और बीच में N टाइप है। ओके, तो पावर डायोड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा पावर डायोड मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्वेश्चन है मेनली, ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का। तो ऐसा क्यों करते हैं? ओके, सो टू इम्प्रूव ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ द डायोड। तो ये बस याद करने वाली चीज़ है कि ट्रांजिएंट बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए डायोड के हम P प्लस और N प्लस के बीच में N टाइप का रीजन डोप कर देते हैं, सैंडविच कर देते हैं। उसके बाद 268 देखते हैं पहले, द सेमीकंडक्टर फॉर एलईडीज लाइट एमिटिंग इन द विजुअल रेंज इज। तो विजुअल रेंज में अगर एलईडी से एमिट कराना है तो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, उसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड को यूज़ करते हैं। ओके, तो बस ये गैलियम आर्सेनाइड को भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, मगर यह इसका आंसर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, ये भी 2 बार पूछा गया है, 2006 और फिर 2014 में विजुअल रेंज में। ठीक है, एलईडीज़ के लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है मेन। उसके बाद देखते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट एक और। ठीक है, ये AA 2015 और BSNL 2006 में पूछा गया था। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि RMS वैल्यू एंड ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट विद पीक वैल्यू IM इज। तो RMS वैल्यू पूछा है हाफ वेव का, तो सीधे से इसका आंसर हो जाएगा IM/2। ओके, और अगर हम उसकी बात करेंगे तो IM/√2 हो जाएगा अगर हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। तो 265 हो गया। RMS वैल्यू अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की पूछेंगे तो वो IM/2 है केवल। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे BSNL के जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुछ क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल, तो वो भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, पढ़ते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ अ P टाइप स्पेसिमेन इज, ठीक है, इतना 0.12 ओम मीटर, रजिस्टिविटी की बात कर रहा है रो की। फिर हैज़ मोबिलिटी दी है हमें, इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया है, वो तो पता ही होता है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमसे पूछा है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले बेसिक कहाँ से लग रहे हैं, यहाँ ये देखते हैं कि जो फॉर्मूला हमारा लगता है कंडक्टिविटी का, N म्यू एन इंटू क्यू, और इसी में फिर हमारा P म्यू पी इंटू क्यू, ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, EDC के अंदर ये फार्मूले से काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इन्होंने किया क्या है इसी फार्मूले में, क्योंकि सारी बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो इन्होंने इसको हटा इसकी हो रही है P टाइप की, रजिस्टिविटी P टाइप की, तो इन्होंने इसको हटा दिया। ठीक है, N म्यू एन क्यू को। अब हमने क्या किया, रजिस्टिविटी को जब हम इसका उल्टा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/ρ। ओके, कंडक्टिविटी उल्टा होके 1/ρ रजिस्टिविटी बन जाएगी। और यहाँ पे ये देखो वही है P म्यू पी और Q मतलब E, तो 1/ρ आ जाएगा हमारा P इंटू म्यू पी और इंटू क्यू। ये तीनों वैल्यूज हमको दी हैं, और फिर इसका उल्टा कर सकते हैं, रजिस्टिविटी 1/, हो जाएगा, या फिर P उधर ले जाएंगे, रजिस्टिविटी इंटू म्यू पी इंटू E, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें तीनों वैल्यूज अलग अलग दी थी। और ये P क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, P तो हमारा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो अभी केवल होल्स निकला है, ये जो P है हमारा ये कंसंट्रेशन ऑफ होल, तो 1/ρ म्यू पी इंटू म्यू, क्योंकि म्यू पी हमारा होल का मोबिलिटी है। ओके, तो ये हमने निकाला, ये हमारा कुछ इतना आ गया। जब ये इतना आ गया, फिर हमारा जो होता है मास एक्शन लॉ, N=NI², या फिर NI² N × P, तो इससे P को इधर ले गए तो NI²/P, तो इससे हमने P निकाल चुके थे, NI क्वेश्चन गिवन है उसका स्क्वायर कर लिया, तो ये हमने फाइनल वैल्यू निकाल ली, तो इससे ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे कौन से फार्मूले यूज़ हुए, कंडक्टिविटी का फार्मूला यूज़ हुआ, उसी कंडक्टिविटी को रेसिप्रोकल किया तो वो रजिस्टिविटी बना, और बाद में मास एक्शन लॉ NI² N × P हमने लगाया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर हैज हॉल कोफिशिएंट, ठीक है, हॉल कोफिशिएंट हमको दिया RH इतना, N रजिस्टिविटी दी है हमको, रजिस्टिविटी भी दी है। अज्यूमिंग सिंगल कैरियर कंडक्शन, द मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ कैरियर्स इन द स्पेसिमेन रेस्पेक्टिवली आर। तो दो चीज़ें हमसे पूछी है, ठीक है, मोबिलिटी पूछा है और डेंसिटी ऑफ कैरियर पूछा है, ND या NA पूछा है, तो ये हमें बताना है। तो RH का फॉर्मूला इजकल टू म्यू अपॉन हमारा कंडक्टिविटी सिग्मा, तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, म्यू अपॉन मोबिलिटी अपॉन कंडक्टिविटी इज RH। अब रो 1/, कंडक्टिविटी होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं, इस सिग्मा को उधर ले जाएंगे, ठीक है, इस सिग्मा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इजकल टू RH इंटू सिग्मा, या इसी म्यू को लिख सकते हैं RH अपॉन हमारा रो, तो RH अपॉन रो, तो यही RH अपॉन रो हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली पहली, ठीक है, म्यू निकाली, मोबिलिटी हमको निकालना था, मोबिलिटी ये वाला मोबिलिटी ये हमने निकाल लिया,
ये मैंने यहाँ से जोड़ दिया उसको, मोबिलिटी हमने निकाल लिया। अब डेंसिटी ऑफ कैरियर्स निकालना है, तो कैरियर कंसंट्रेशन यहाँ से निकालेंगे। तो RH क्या होता है, 1 कैरियर कंसंट्रेशन इंटू चार्ज, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो कैरियर कंसंट्रेशन को धर ले जाएंगे, तो RH जो हमारा गिवन है उसको 1/RH इंटू चार्ज। तो कैरियर कंसंट्रेशन का अगर फॉर्मूले की बात आई, तो कैरियर कंसंट्रेशन हमारा ये जो है इक्वल टू हमारा ये क्या आ गया, 1/RH इंटू क्यू। तो इसको यूज़ करके फिर हमने ये निकाल लिया। तो ये पहला वाला हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्या वैल्यू थी, हमें फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं और याद रखने हैं। तो RH इज म्यू अपॉन सिग्मा एक फार्मूला, इसी से हमने इसको उल्टा सीधा किया। फिर हमारा क्या है, RH इक्वल टू 1 कैरियर कंसंट्रेशन इंटू चार्ज। तो RH के ही हॉल कोफिशिएंट के ही 2 फार्मूले हमारे निकले यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं 273 की, व्हेन ऑपरेटिंग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की बात हो रही है। द ब्रेकडाउन इन जीनर डायोड अकर्स ड्यू टू, ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, तो हमारा टनलिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके, या उसको जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, पर किसकी वजह से होता है, तो ये हमने बताया कि किसकी वजह से होता है। यहाँ पे देखो एवलेंस ब्रेकडाउन होगा नहीं जीनर के अंदर, वो जीनर ब्रेकडाउन होगा। और इम्पैक्ट आयनेशन और एक्सटेंसिविटी ऑफ जंक्शन ये भी हमारे नहीं होंगे। तो टनलिंग इफेक्ट की वजह से हमारा जीनर के डायोड के अंदर ब्रेकडाउन होता है। फिर जो नेक्स्ट है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, देखो इसको हमने कितनी बार पढ़ा, इसी एक MCQ को उसी से मिलता जुलता हमने काफ़ी बार पढ़ा है। तो टनल डायोड के अंदर हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय टनल डायोड, और ये DRDO का क्वेश्चन है। उसके बाद इधर चलते हैं 270 पे, व्हाट इज द चेंज ऑफ बैरियर हाइट ऑफ अ PN जंक्शन एट 300 केल्विन व्हेन डोपिंग इज एनसाइड इज इंक्रीज, ठीक है, डोपिंग इन एनसाइड इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1000। मतलब एन साइड की जो डोपिंग है उसको 1000 से हमने बढ़ा दिया। तो बैरियर हाइट में कितना चेंज आएगा वो हमको बताना है, ओके। तो टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, और उसके टाइम पे KT/Q जो वैल्यू दी है वो हमको वैसे भी पता होती है, दे भी दी है कि 0.026 वोल्ट या फिर 26 मिली वोल्ट, ओके। तो V0 जो होता है वो हमारा KT/Q, चार्ज का उच्चतम बैरियर, मैक्सिमम हाइट जो है, तो KT/Q इंटू LN, और जो हमारा जितने बार बढ़ाया है ये हमारा फार्मूला होता है। तो KT/Q अलग 0.026 इंटू LN 1000, ये हमारा 6.908 आ गया। तो इसको करके ये आया 0.18 वोल्ट। यहाँ पे मिलती जुलती वैल्यू थी बट पॉइंट डेसिमल का चेंज था, तो ये यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो मेन फार्मूला यूज़ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। V0 जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहा है, तो हमारा KT/Q इंटू LN, और जितना हमने चेंज किया, जिस फैक्टर से इंक्रीज किया वो फैक्टर। तो ये काफ़ी, इसको नोट कर लें कॉपी में तुरंत, ये अलग तरीके का फॉर्मूला और क्वेश्चन है। उसके बाद ये हो गया था। इधर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स कंटेन अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। देखो उस जगह मैंने बताया भी था कि शॉर्ट की डायोड या हॉट कैरियर डायोड भी बोलते हैं इसे। ये जो पार्ट होता है ये किसका, गोल्ड या सिल्वर या किसी चीज़ का होता है, ये पार्ट N होता है। तो ये कहाँ पे ये चीज़ होती है कि मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, दिस इज मेटल, दिस इज सेमीकंडक्टर का जंक्शन किसके अंदर होता है, तो शॉर्ट की डायोड में होता है। एक भाग सोना, चांदी या प्लेटिनम धातु का बना होता है शॉर्ट की डायोड में। तो 274 पे आए, आगे बढ़ते हैं 275 देखते हैं। तो लेट EFN एंड EFP, ओके, ये एनर्जी फर्मी लेवल की बात कर रहा है, रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव फर्मी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है, इफेक्टिव फर्मी लेवल्स की बात कर रहा है। ड्यूरिंग करेक्ट कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर फॉर लेजिंग टू अकर, लेजिंग होने के लिए PN जंक्शन इन अ PN जंक्शन ऑफ बैंड गैप एनर्जी, ठीक है, बैंड गैप एनर्जी दी है। तो EFN माइनस EFP कितना होना चाहिए, तो एक तो बैंड गैप एनर्जी दी है, फिर हमसे पूछा भी है EFN माइनस EFP कितना होना चाहिए लेजिंग होने के लिए, ठीक है, लेजिंग प्रोसेस होने के लिए। सो यहाँ पे क्या है, तो लेजिंग के लिए PN जंक्शन में बैंड गैप की ऊर्जा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EFN माइनस EFP हमारा इससे कम होना चाहिए, क्योंकि फर्मी लेवल हमारा EFN माइनस EFP फॉरबिडन ऊर्जा गैप के अंदर लाई करती है। तो ये जो गैप है, ये गैप की बात कर रहा है कि 1.2 है, तो इससे कम ही होगा तभी तो हमारा लेजिंग हो सकेगी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसके बीच में लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट था कि फॉरबिडन ऊर्जा गैप के अंदर लाई करती है। ओके, हिंदी में लिखा है बट हमारा तो काम समझने रटने का, याद करने का है। तो इसकी वजह से आंसर क्या होगा कि जो EFN माइनस EFP की वैल्यू है वो लेस देन 1.2 होनी चाहिए, या फिर जो भी वैल्यू आपको दी है, मान लो ये 1.8 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते तो लेस देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लेस देन, ये इंपॉर्टेंट है। तो 275 पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में 276 से देखेंगे।